हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएससी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, अलवरूनी किसके साथ आया था? पहला ऑप्शन है गजनी के महमूद के साथ, बी ऑप्शन है मोहम्मद गोरी के साथ, सी ऑप्शन है बाबर के साथ, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी के साथ नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलवरूनी गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी गजनी के महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यह एक फ़ारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ था। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं किताब उल हिंद, तहकीक हिंद। इसके अतिरिक्त महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी एवं उतवी आदि विद्वान रहते थे। धातव्य है कि महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के दरबारी इतिहासकार उतवी ने उसके आक्रमण को जिहाद माना है। इसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और बुत परस्ती मतलब कि मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। अगला प्रश्न है, धौली स्थित है। तो धौली जो है कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है गंजाम में, बी ऑप्शन है चिल्का में, सी ऑप्शन है भुवनेश्वर में, डी ऑप्शन है जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धौली जो है वो आपका भुवनेश्वर ओडिशा में अवस्थित है। धौली हिल्स ओडिशा में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी किनारे स्थित है। इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइयान भारत कब आया था? तो ए ऑप्शन है 349 एडी में, बी ऑप्शन है 374 एडी में, सी ऑप्शन है 384 एडी में और डी ऑप्शन है 399 एडी में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री फायान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो क्वेश्चन पहला तो यही कि चीनी यात्री फायान कब भारत आया? तो 399 एडी में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। प्राचीन काल में आने वाले अन्य विदेशी कौन कौन थे वे भी समझिएगा। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये यूनानी थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए, डायोनिसियस अशोक के दरबार में और हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है बहलोल लोधी, सी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, डी ऑप्शन है सिकंदर लोधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हुई। इस प्रकार युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इस बात को इतिहासकार नियामतुल्लाह द्वारा भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, कोलिय विद्रोह किन लोगों से संबंधित था? तो ए ऑप्शन है छोटा नागपुर के लोगों से, बी ऑप्शन है गुजरात के लोगों से, सी ऑप्शन है बंगाल के लोगों से, डी ऑप्शन है असम के लोगों से। तो कोलिय विद्रोह जो है छोटा नागपुर के लोगों से संबंधित था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी के लगभग हुआ था। छोटा नागपुर के कोलों ने यह विद्रोह उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दी गई थी। इस विद्रोह में कोलों का नेतृत्व सुरगा और सिगराय ने किया था। यह मुख्य रूप से सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ए ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, सी ऑप्शन है अलीपुर, डी ऑप्शन है रांची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रांची। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जो मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान में भारत में रांची और सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं। यही इनका कार्य क्षेत्र भी था। इन्होंने 1893 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारा की जमींदारी या व्यक्तिगत भूसामर्थ्य वाली भूमि व्यवस्था के परिवर्तन के विरुद्ध था। अगला प्रश्न
प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है सिक्किम और आपका सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। तो नाथुला दर्रा जो आपका है वो आपके सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो नाथुला तो सिक्किम में है, तो जोजिला और पीरपंजाल दर्रा जो है वो कहाँ पर है? तो वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। नीतीमाना लिपलेख दर्रा उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। शिपकीला रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है कोटला, बी ऑप्शन है बदरपुर, सी ऑप्शन है भद्रा, डी ऑप्शन है कुडनकुलम। तो कुडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन जो है तमिलनाडु में है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाता है। तमिलनाडु प्रांत तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम नामक एक परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत एवं रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से तथा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट है? तो ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है आपका जर्मनी, डी ऑप्शन है इटली। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अधिकांश जनसंख्या नागरीय होने के बावजूद कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे किसानों का देश कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि फ्रांस को वाइन यार्ड की भी उपमा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ए ऑप्शन है डान्यूब, बी ऑप्शन है मेयर्स, सी ऑप्शन है राइन, डी ऑप्शन है लॉयर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली नदी होती है डैन्यूब। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है। ये यूरोप की 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। ये है बुखारेस्ट रोमानिया, बेलग्रेड पूर्व यूगोस्लाविया और बुडापेस्ट हंगरी एवं वियना ऑस्ट्रिया। वोल्गा के पश्चात ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जबकि राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्पास पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में मिलती है। विश्व के सबसे अधिक व्यापार भार वाले बंदरगाह में से रॉटरडम नीदरलैंड इसी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है डेनमार्क में, बी ऑप्शन है बेल्जियम में, सी ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका में, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किम्बरले जो है दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है। ये गोल्ड माइंस है, ये डायमंड माइंस है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केन प्रांत की राजधानी ही रही। यह दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध खान है। माना जाता है कि दक्षिण अफ्रीका संसार का सर्वाधिक सोना भंडारक और तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ का अधिकांश स्वर्ण हाई वेल्ड के बिट वाटर सरेंड क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर की उपमा भी प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? ए ऑप्शन है फरुखुद्दीन अली अहमद, बी ऑप्शन है वीवी गिरी, सी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरुखुद्दीन अली अहमद जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के उपराष्ट्रपतियों की क्रम सूची जो है इस प्रकार है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन मतलब कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो कि 1952 से 1962 तक रहे। फिर जाकिर हुसैन बने, जो कि 1962 में ही बने रहे। वीवी गिरी 1967 में बने, जीएस पाठक 1969 में, बी डी जत्ती जी 1974 में, एम हिदायतुल्लाह 1989 में और आर वेंकट रमन 1984 में, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 में, के आर नारायण 1992 में, कृष्णकांत 1997 में, बी एस शेखावत 2002 में। फिर बने मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि 2007 से 17 तक उपराष्ट्रपति रहे भारत के। अभी वर्तमान में जो है एम वेंकैया नायडू जी, जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ओके, उपयुक्त सूची से स्पष्ट है कि
उद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं थे, जबकि वे 1974 में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ए ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाओं का, बी ऑप्शन है भारतीय जनता का, सी ऑप्शन है राजनीतिक बलों का, डी ऑप्शन है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा राज्यों और उनके संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। अतः स्पष्ट है कि राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन कभी नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होती है। तो एक क्वेश्चन में कम से कम आपके 6 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है KM मुंशी, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। तो सारे क्वेश्चन संविधान के अध्यक्ष से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है? ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है स्वतंत्र प्रेस, सी ऑप्शन है न्यायिक निर्णय, डी ऑप्शन है शिक्षा संस्थाएं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व या चौथा खंभा जो होता है वो होता है आपका स्वतंत्र प्रेस। 20वीं शताब्दी के युग में स्वतंत्र प्रेस मतलब कि मीडिया जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व है। यह जनमत को जानने का भी सबसे सरल एवं स्वीकृत माध्यम है। स्वतंत्र प्रेस प्रशासन एवं जनता के बीच कड़ी का कार्य करता है। यह व्यवस्था की समस्याओं, मुद्दों, तनावों, द्वंद्वों, सवालों को रेखांकित करने में प्रेस की भूमिका सर्वाधिक प्रमुख होती है। विल्की की अभिव्यक्ति के अनुसार स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी किनकी बनती है? ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की, बी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय की, सी ऑप्शन है आपके संसद की, डी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संसद की। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। यह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करता है एवं उनका निरीक्षण करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उसे संसद पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति से करवाती है और इसके निष्कर्ष से संसद को अवगत कराती है। चूँकि राष्ट्रपति केवल रिपोर्टों को संसद के सदनों के सभा पटल पर रखवाता है और जांच सांसद समिति के द्वारा करवाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन है सीमेंट, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन है कोयला। तो सॉफ्टवेयर को निदेशित कोर उद्योगों में भारत द्वारा सम्मिलित नहीं किया जाता है। निदेशित कोर उद्योगों को किसी अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना जाता है। निदेशित कोर उद्योगों में 8 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। ये हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट तथा बिजली। इन 8 उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 38% योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा। सोनार का नौ संचालकों द्वारा अधिकतर प्रयोग किया जाता है। सोनार एक उपकरण या युक्ति है जिसे समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए जल के नीचे की वस्तुओं जैसे मछली के स्रोत, नष्ट हुए जहाज़ों और दुश्मनों की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए नौ संचालकों या नौसेना द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक व अपश्रव्य इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ये भी सभी को पता होगा, बहुत ईजी है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। मानव शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह जल में विलेय एवं खट्टे फलों में प्रचुरता में पाया जाता है। जबकि साइट्रिक अम्ल एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह भी खट्टे फलों में प्रचुरता में पाया जाता है। यह अचार, मुरब्बा आदि परीक्षण में प्रयुक्त होता है। परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन, देखते हैं ना, जब वो उसमें ख़राब ना हो तो इसके लिए बोरिक ऑक्साइड वगैरह डाला जाता है, उसमें आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। ए ऑप्शन है प्रकीर्णन द्वारा, बी ऑप्शन है परिवर्तन द्वारा, सी ऑप्शन है अपवर्तन द्वारा, डी ऑप्शन है विवर्तन द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा कमरे में पाते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना के द्वारा प्रकाश हमारे कमरे तक पहुँच जाता है। मूलतः प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा पुनः उत्सर्जन है। अगला क्वेश्चन है बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो ए ऑप्शन है शुद्ध जल, बी ऑप्शन है समुद्री जल, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सूखी लकड़ी, डी ऑप्शन है प्लास्टिक। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्री जल बिजली का सबसे उत्तम चालक होगा क्योंकि समुद्र का जल लवणीय होता है और ये लवण जल को आयनीकृत कर देते हैं जिससे इनमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम बिजली का बहना कहते हैं। अतः समुद्री जल बिजली का सबसे उत्तम चालक होता है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न उत्तर थे, शायद 15 थे। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कुछ कमी लगी तो सजेशन में कमेंट कीजिएगा कि आप उसको सजेस्ट करेंगे तो उसको क्योर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके, ऑडियो सुनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा खबरी ऐप का, वहाँ से आप ऑडियो सुनिए। बहुत अच्छे आपको ऑडियो सुनने को मिलेंगे एजुकेशन रिलेटिव। और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सभी का एक बार फिर से ढेर सारा धन्यवाद ऑडियो वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए। ओके, तो आप सभी का फिर से धन्यवाद।